नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। और रोज की तरह हम खबरदार में अब आपको जो खबरें दिखाने वाले हैं उन सबको अलग अलग श्रेणियों में, यानी कि जो चिंताजनक खबरें हैं, जो अच्छी खबरें हैं, जो आपके सरोकार की खबरें हैं, उन सबको अलग अलग बांटकर एक एक करके पहले आपको बता देते हैं कि कौन सी खबर किस तरीके से आप खबरदार की लेंस से देख सकते हैं। तो अच्छी खबर पहली ये है कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से एक फैसला लिया है कि जो लोग जहां जहां पर फंसे हुए हैं, जैसे जो मजदूर हैं या फिर जो पर्यटक हैं या स्टूडेंट्स हैं, जो अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं, उनको लेकर क्या किया जाए। सबसे बड़ी और अच्छी खबर यही है, आज गृह मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसकी मदद से फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों की आवाजाही के लिए ये गाइडलाइंस तैयार की हैं। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद यह फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय की 6 पॉइंट वाली इस गाइडलाइन में क्या क्या है, इसके बारे में आपको आगे विस्तार से हम बताएंगे। चिंताजनक खबर यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में हॉटस्पॉट्स की संख्या 100 हो गई है। यह चिंताओं का शतक है। दिल्ली के शाहीन बाग में 100वां हॉटस्पॉट सामने आया। दूसरी तरफ दिल्ली की मंडी में वायरस वाले 11 व्यापारी और मजदूरों का केस सामने आया है। दूसरे चरण का लॉकडाउन पूरा होने से पहले ही दिल्ली में हॉटस्पॉट्स की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। दिल्ली में दूसरे चरण के लॉकडाउन में मरीज बढ़े हैं, हॉटस्पॉट भी बढ़े हैं। सवाल यह है कि आखिर कहीं गड़बड़ हुई या फिर आगे अब क्या होने वाला है। आज की एक चर्चित खबर यह भी है कि जेएनयू में नेतृत्व यानी लीडरशिप का पाठ भगवान राम के आदर्शों की बुनियाद पर एक वेबिनार के जरिए सिखाया जाएगा। वेबिनार में यूनिवर्सिटी के छात्र और फैकल्टी ही भाग ले सकेंगे। यह वेबिनार 2 और 3 मई को शाम में होगा, लेकिन इसे लेकर सवालों का तूफान पहले ही आ चुका है। इस विषय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस तूफान को भी खबरदार में आप आगे देख सकते हैं। और कोरोना के दौर में संक्रमण फैलाने वाले देशों को एक्सपोज होना भी एक अच्छी खबर है। चीन और अमेरिका की लापरवाही पर 2 बड़े खुलासे हुए हैं। पता चला है कि चीन ने 6 दिन तक कोरोना वायरस के तेजी से फैलने की खबर को दबाया, जिसकी वजह से 3000 लोग संक्रमित हो गए और स्थिति बेकाबू हो गई। दूसरी तरफ सीआईए ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लापरवाही को उजागर किया है। सीआईए ने कहा है कि ट्रंप ने 12 बार सीआईए की चेतावनी को नजरअंदाज किया। आज हालत यह है कि कोरोना की वजह से मारे गए लोगों की संख्या 20 वर्षों में वियतनाम युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों की संख्या से ज्यादा वहां हो चुकी है। ये दोनों खबरें विस्तार से देखिएगा। आज एक खबर ने पूरे देश को भावुक कर दिया और वो खबर है मशहूर अभिनेता इरफान खान की मृत्यु। उन्हें 2 साल से न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर था। अचानक कोलन इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इरफान की शख्सियत ऐसी थी कि उनके प्रति लोगों को अपनापन सा महसूस होता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत जिंदा रहेगी। आज हम जीवन और मृत्यु का एहसास करने वाली उनकी चिट्ठी आपके साथ शेयर करेंगे और इरफान खान का सबसे अलग इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, जो आज तक पर 2016 में नसीरुद्दीन शाह ने किया था। अच्छी खबर यह है कि कोरोना की वजह से परंपराएं खुद को एडजस्ट कर रही हैं, थोड़ा लचीला बना रही हैं। केदारनाथ धाम के पट आज सुबह 6:10 पर खुले। उत्तराखंड में यह मंदिर है, हर साल सर्दियों के 6 महीने बंद रहता है। इस बार कपाट खुलने के दौरान 15-16 लोग ही मौजूद थे, जबकि पिछले साल कपाट खुलने के दिन लगभग 3000 लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए थे। कपाट खुलने के बाद आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। लेकिन आज केंद्र सरकार ने अलग अलग इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं, खासकर जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें बहुत राहत दी है। लंबे समय से उनकी तरफ से मांग हो रही थी कि किसी तरीके से वो अपने अपने घरों तक जा पाएं। अब 35 दिनों के लॉकडाउन के बाद एमएचए ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। वो गाइडलाइंस हम आपको एक एक करके बताते हैं। ये कुल 6 गाइडलाइंस हैं। इन गाइडलाइंस के पालन के जरिए ही लोगों को अलग अलग अपने गृह राज्य तक पहुंचाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक अपने घर जा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकारें बसों का इंतजाम करेंगी। आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर अलग अलग राज्यों में फंस गए हैं। इनमें प्रवासी मजदूर हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं
और छात्र भी शामिल हैं। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया। इससे बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिल सकती है। गृह मंत्रालय ने 6 पॉइंट्स की गाइडलाइन राज्यों को भेजी है। इसमें बताया गया है कि कैसे सरकारें इन फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर सकती हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य सरकारें मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को घर भेजे जाने के लिए नोडल अथॉरिटी गठित करें। यही अथॉरिटी अन्य राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके फंसे हुए लोगों को भेजने और उन्हें वापस बुलाने का काम करेगी। अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर कहीं पर कोई समूह फंसा हुआ है और वो अपने मूल निवास स्थान जाना चाहता है तो राज्य सरकारें आपसी सहमति के साथ उन्हें छूट दे सकती हैं। फंसे हुए लोगों की पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी। बगैर लक्षण वाले को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। जिस बस में लोगों को ले जाने की व्यवस्था होगी उस बस को पूरी तरह सैनिटाइज कराया जाएगा और अंदर भी लोगों को बिठाने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। राज्य सरकारें फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए खुद रूट तय करेंगी। घर पहुंचते ही लोगों की जांच होगी। इसके बाद सभी को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। इस बीच लोगों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप हमेशा ऑन रखना होगा ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। लॉकडाउन के चलते यातायात पर रोक और सार्वजनिक यातायात की सेवाएं बंद होने के कारण कई प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र एक ही स्थान पर फंसे रह गए थे। इसके बाद देश में कई राज्यों से मजदूरों का पलायन भी देखा गया था। कई मजदूर पैदल अपने घर की तरफ निकल गए थे। इसके बाद केंद्र सरकार से कई राज्यों ने प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को वापस अपने राज्य लाने की अपील की थी। अलग अलग प्रांतों में रहने वाले माइग्रेंट लेबर, स्टूडेंट्स, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट अपने अपने प्रांतों को, अपने अपने घर को जाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार अनुमति दिया है। मगर आप जिस प्रांत में हैं उस प्रांत का सरकार, आप जिस स्टेट में जाना चाहते हैं आपके घर को, आपका स्टेट का सरकार, दोनों के बीच में बातचीत होना चाहिए। दोनों के बीच में कार्यक्रम का एक अंतिम रूप देना चाहिए। उसके बाद बसेस का व्यवस्था होगा। बसेस व्यवस्था होने के बाद आपको आपके प्रांत को ले जाने का व्यवस्था करेंगे। इसके लिए मैं सभी छात्रों को, सभी माइग्रेंट लेबर को अनुरोध करता हूं, आप जिस जगह है उधर ही रहिए। आप कोई सेंटर में आने का जरूरत नहीं है, कोई चौराहे में आने का जरूरत नहीं है। आप जिस एरिया में है, आप जिधर ही रहे उधर ही रहेंगे। 1-2 दिन लगेगा, समय लगेगा। आप थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। ये गाइडलाइंस बहुत जरूरी इसीलिए थे क्योंकि अलग अलग राज्य अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे। जैसे कोटा में फंसे हुए छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी बस भेज दी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में भी ये बात उठी, उन्होंने भी अपनी बसें रवाना शुरू की। लेकिन बिहार को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठा क्योंकि वहां पर जो प्रवासी मजदूर बाकी हिस्सों में फंसे हुए हैं, देश के बहुत बड़ी तादाद में बिहार के मूल निवासी हैं। और इसीलिए सवाल ये उठे कि क्या बिहार सरकार को अपने उन मजदूरों को या फिर कोटा में फंसे हुए अपने छात्रों को उसी तरीके से वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए जैसे बाकी राज्य कर रहे हैं। बिहार में किस तरह की राजनीति हो रही है वो भी देखिए। अब MHA की गाइडलाइन के बाद जो भी टूरिस्ट हों, माइग्रेंट हों या जो लेबर्स हों बाहर या जो स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं, अब वहाँ की सरकार जो है वापस लाने का काम कर सकती है। मेरा यही मांग है नीतीश कुमार जी से, बिहार सरकार से, कि जो 25 लाख जो आंकड़ा जो आपने सरकार ने जो देने का काम किया है, हालांकि ये हो सकता है कि लगभग 40 लाख लोग भी हों जो बाहर फंसे हुए हों, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई नियमों का हवाला नहीं चलेगा। मैं यही मांग करूंगा कि नीतीश कुमार जी सभी लोगों को अविलंब तुरंत वापस बिहार लाएं, सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द लाने का काम करें। लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी लंबे समय से ये चिंता का विषय था। 2 दिन पूर्व ही मैंने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोटा में फंसे हुए छात्र हों या विभिन्न और प्रदेशों में फंसे हुए मजदूर हों, उनके बारे में मैंने पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की थी। कल रात चिंतावश मैंने अमित शाह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, उनको भी मैंने फोन किया था और मुझे खुशी है कि कल रात ही अमित शाह जी ने मुझे सकारात्मक आश्वासन इस विषय पर उन्होंने दिया था और मुझे खुशी है कि आज ही केंद्र सरकार ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब मैं उम्मीद
करता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द उचित व्यवस्था करके जितने छात्र हैं, जितने मजदूर हैं जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द बिहार प्रदेश वापस लाने की व्यवस्था करेंगे। अब किस तरीके से मजदूरों को, स्टूडेंट्स को, सबको वापस लाने की कोशिशें होंगी और क्या सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है या नहीं, आज तक की पैनी नजर सब पर बनी रहेगी। लेकिन हम अभी कोरोना के हिसाब से सबसे चिंताजनक खबर की बात करते हैं जो राजधानी दिल्ली से ही संबंधित है। और वो खबर यह है कि अब दिल्ली में कोरोना के 100 हॉटस्पॉट्स हो गए हैं। जी हां, कंटेनमेंट जोन्स के तौर पर दिल्ली सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित करना शुरू किया था, जिन्हें पूरी तरीके से सील कर दिया जाता था। लेकिन 14 अप्रैल को 50 का आंकड़ा पार करने के बाद आज देखिए 100 का आंकड़ा छू चुके हैं दिल्ली के हॉटस्पॉट्स। दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। नाइट विजन कैमरों का इस्तेमाल भी हो रहा है ताकि कोई लॉकडाउन न तोड़े। लेकिन इस सब के बावजूद दिल्ली में संक्रमण बढ़ा है। दिल्ली में सारे इंतजामों और सबसे शक्तिशाली सिस्टम की नाक के नीचे ऐसा होना खतरे की घंटी तो है ही। दिल्ली में अब तक 3,314 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 54 लोगों की मृत्यु हुई है। 1,078 लोग ठीक भी हुए हैं। 27 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के मामले दोगुना होने में लगने वाले दिन 10.75 थे। इस मामले में दिल्ली से बेहतर स्थिति वाले राज्यों में केरल है, जहां 37.17 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। अब तमिलनाडु में 20.43 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। राजस्थान में 18.95 दिन में, जम्मू कश्मीर में 11.89 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में 11.23 दिनों में केस दोगुने हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 11 दिनों में ही केस दोगुने हो रहे हैं। 27 अप्रैल के आंकड़े के अनुसार दिल्ली से खराब स्थिति वाले राज्यों में तेलंगाना है, जहां 5.8 दिन में ही केस दोगुने हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 7.13 दिनों में केस दोगुने हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 8.2 दिन में केस दोगुने होने की रफ्तार है। गुजरात में 8.9 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 9.37 दिनों में केस दोगुने हो रहे हैं। दिल्ली देश की उन 15 जगहों में है जहां कुल मिलाकर 26 अप्रैल के आंकड़ों के आधार पर देश के 60% से अधिक मामले आते हैं। दिल्ली का हिस्सा 12.6% है, जबकि मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, पुणे, हैदराबाद, सूरत, चेन्नई, ठाणे, आगरा, जोधपुर, भोपाल, कुर्नूल और वडोदरा को साथ लेकर दिल्ली में पूरे देश के कुल मामलों के 60% कोरोना संक्रमित हैं। ये आंकड़े अपने आप में दिल्ली की चुनौतियों की गवाही देते हैं। ग्रीन टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, घर में ही रहिए आप लोग, लॉकडाउन का पालन कीजिए। ये दक्षिणी दिल्ली के हौज खास का इलाका है। जिन लोगों ने लॉकडाउन को तोड़ा उनके खिलाफ पुलिस कुछ यूं पेश आ रही है। दिल्ली में कोरोना पर कंटेनमेंट जोन की तादाद 100 होने के बाद पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। मंगलवार को दक्षिणी दिल्ली के डी ब्लॉक शाहीन बाग को 100वां हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ड्रोन और नाइट विजन कैमरों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल शुरू किया है। ड्रोन की मदद से लोगों के जमावड़े पर खास नजर रखी जा रही है। साथ ही सैनिटाइजेशन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली में 20 से ज्यादा ड्रोन से कोरोना काल के नियमों पर मॉनिटरिंग की जा रही है। कोई भी व्यक्ति बिना वजह घर से बाहर ना निकले। लॉकडाउन के नियमों के पालन करने से ही ये बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है। ड्रोन जहां भी जाएगा, अगर ये कहीं पे भी वायलेशन देखता है तो तुरंत उसे मॉनिटर पे देखा जा सकता है और उस मॉनिटर पे ही हम लोग एक अनाउंसमेंट सिस्टम भी है, जिससे जो भी वायलेशन कर रहा है, यदि वो मास्क नहीं पहन रहा है या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहा है, तो उसका हम अनाउंसमेंट तुरंत वहीं कर सकते हैं, ताकि लोग भी सचेत हो जाएं कि उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। प्लस जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली लोगों तक इमीडिएटली रियल टाइम बेसिस पे रिले भी हो जाए। कोरोना से लड़ाई में दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती आजादपुर सब्जी मंडी जैसी जगह है। आजादपुर सब्जी मंडी से जुड़े 11 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद वहां हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सब्जी मंडी को अब तक हॉटस्पॉट घोषित नहीं किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर मंडी में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से लगातार
जो व्यापारी हैं यहाँ पर जो कारोबार करने के लिए आते हैं उनमें एक दहशत का माहौल जो है वो फिलहाल बना हुआ है। यही वजह है कि कारोबारी कारोबार करने से यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 11 मामले सामने आए हैं उसके बाद भी इस पूरी मंडी को हॉटस्पॉट में तब्दील जो है वो नहीं किया गया है, जिसके कारण व्यापारी काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि इस पूरी मंडी को हॉटस्पॉट के अंदर जो है वो तब्दील किया जाना चाहिए। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में रोजाना 3000 ट्रक सब्जी और फल के आते हैं। यानी दिल्ली में सब्जी और फल की सप्लाई का ये एक बड़ा सोर्स है। ऐसे में कोरोना की दहशत तो है, लेकिन जहान बचाए रखने की जद्दोजहद कहीं बड़ी है। हमने पहले सरकार को कहा था एक दिन फ्रूट एक दिन सब्जी करो, वो इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। लापरवाह रही सरकार और अधिकारी और चेयरमैन। अब अगर जी मंडी आजादपुर को लॉकडाउन कर दें कोई हाथ तो बने। जो घर की सब्जी ले जा रहा है 4 या 7 दिन की लेके जा रहा है, रोज ताजी सब्जी कोई नहीं ले रहा। उस स्थिति में मंडी को लॉकडाउन करके और किसान भवन को मेडिकल चेकअप बना के और ग्राउंड के अंदर मंडियां बना दें। कोरोना के संकट में दिल्ली के सामने चुनौतियां हजार हैं। तो इसी बीच दिल्ली में सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर इकराम हुसैन की कोरोना से मौत का मुद्दा भी सबको परेशान कर रहा है। असम के बरपेटा के इकराम 24 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इकराम की मौत के बाद सीआरपीएफ और गृह मंत्रालय के स्वास्थ्य निदेशालय के बीच विवाद तक पैदा हो गया है कि सुरक्षा बलों में कोरोना फैलने का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन को सील कर दिया गया है और वहां के जवानों और अफसरों को क्वारंटीन किया गया है। एक शख्स जो कि 162 बटालियन कुपवाड़ा में था, उसे 12वें दिन यानी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद कोविड के सिम्टम आए और उस चक्कर में क्योंकि वो पैरामेडिकल स्टाफ था और यूनिट हॉस्पिटल के अंदर था, 30 ऐसे पेशेंट उसके कांटेक्ट में आए जिन्हें कोविड-19 हुआ। उसके बाद क्योंकि वो बैरक में रह रहा था, तकरीबन 10 और लोग थे जो उसके कांटेक्ट में आए। अब कांटेक्ट ट्रेसिंग के तहत ये सारा मामला आगे तो बढ़ा, लेकिन मोहम्मद इकरम 55 साल के जो सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर है उनकी जान चली गई। अभी पूरा एरिया सील कर दिया गया है। कोरोना के संकट के समय में जब दिल्ली में 3300 से ज्यादा केस हो चुके हैं तो अब कंटेनमेंट जोन की रणनीति में भी बदलाव आया है। संक्रमण रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर नियमों का पालन कराया जा रहा है। इसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन रणनीति कहा जा रहा है, जिसमें किसी खास कंटेनमेंट जोन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर निगरानी की जाती है। वहां लोगों के मेल जोल और घूमने फिरने पर रोक लगा दी जाती है। कंटेनमेंट जोन हमारी पॉलिसी के अनुसार बढ़ रहे हैं। जहां पर भी 3 भी आ जाते हैं उसको हम कंटेनमेंट जोन बना देते हैं। उसका 90% कंटेनमेंट जोन के अंदर नए केसेस आने बंद होते हैं। तो कंटेनमेंट जोन इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि ये ना फैले। और नए केसेस जो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, नहीं बहुत तेजी से नहीं है। देखिएगा, पहले दिल्ली के अंदर डबलिंग जो स्पीड थी वो एक टाइम ऐसा था 4 या 5 दिन में हो रही थी। आज दिल्ली में डबलिंग की स्पीड 13 है, तो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा बेटर है। दिल्ली में बने इस हालात के बाद 3 मई के बाद भी कितनी छूट दी जा सकेगी, इस पर बड़े सवाल हैं। दिल्ली में कोरोना की लड़ाई अभी लंबी है, ये तय है। दिल्ली से कमलजीत संधू, सुशांत मेहरा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब दिल्ली में ही उपजे एक दुर्भाग्यपूर्ण विवाद की बात करते हैं जो इत्तेफाक से एक बार फिर जेएनयू से जुड़ रहा है। चाहे आप रघुपति राघव राजा राम कहिए या फिर प्रभु मानकर श्री राम कहिए, चाहे महात्मा गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना की हो या एपीजे अब्दुल कलाम ने रामेश्वरम का होने के नाते हमेशा यह कहा हो कि वो रामायण के अलग अलग पहलुओं पर रिसर्च करना चाहते हैं। क्यों सांप्रदायिकता का भाव एक ऐसे वेबिनार के साथ जुड़ गया जो कि जेएनयू के जरिए होना है। 2 और 3 मई तारीख को ऑनलाइन ये एक सेमिनार होना है। आप खुद देखिए किस तरीके से विवाद उठा है। श्री राम, जेएनयू क्या प्रभु राम की राह पर निकल गया है? जेएनयू में नेतृत्व का पाठ कोरोना काल में प्रभु राम के आदर्शों की बुनियाद पर वेबिनार के जरिए सिखाया जाएगा। अभी वेबिनार का दिन दूर है, लेकिन सवालों का तूफान आ चुका है। वैसे तो जेएनयू का विवादों का इतिहास एक ऐसी पृष्ठभूमि है जिस पर ऐसे विषय के चयन पर बवाल होना ही था। मेरा सीधे तौर पे मानना है, क्या रामायण को प्रोग्रेसिव नजरिए से नहीं पढ़ा गया या लोग जानते नहीं है? ये जो इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी लड़ाई के बीच में
न जाने कौन से लोग सलाहकार कि कहाँ विमर्श को ले जाओ। मुझे तो सलाहकारों की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न। वाइस चांसलर जेएनयू, उनके बारे में सभी लोगों को जानते हैं कि उनकी एफिलिएशंस क्या है और क्या एजेंडा लेके वो चल रहे हैं, तो उस पर नहीं आना चाहिए। और अभी कोरोना वायरस की वजह से ना तो क्लासेस चल रही हैं ना स्टडी हो रही हैं, उसकी चिंता उनको नहीं है। और रामायण का पाठ के माध्यम से ही जेएनयू को सर्वोच्च स्थान पर लेके जाने का मंशा रखते हैं, एक बहुत ही आश्चर्य की बात। विरोध के इस बवंडर के बीच जेएनयू के वीसी ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने दलील दी कि कोरोना महामारी के बीच मानवता के इस संकट काल में श्री राम के नेतृत्व से मिलने वाले सबक पर ये एक अच्छी पहल है। प्रभु राम को तो महात्मा गांधी भी सर्वोच्च पुरुष मानते थे। रामायण तो बहुत महत्वपूर्ण एपिक है हमारा कंट्री का, और आउटसाइड आवर कंट्री आल्सो रामायण इज वेरी वेरी फेमस। आई डोंट थिंक हम रामायण किसी रिलीजियन के साथ हम जोड़ कर सकते हैं, बट देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम रामायण। महात्मा गांधी खुद कहा कि राम से कोई बड़ा नहीं है और राम से हम बहुत चीज सीख सकते हैं। वीसी ने यह भी कहा कि कोरोना के इस संकट में धर्म के आईने से इसे देखना गलत है। रामायण किसी एक धर्म का नहीं, ये विकट काल में मार्ग दिखाता है। Particularly during this pandemic period, when we are all fighting against COVID-19, we thought that there are great lessons that one can learn from Ramayana to enrich and to strengthen ourselves. वीसी तो बचाव में खुद ही आ गए थे, लेकिन बीजेपी नेता सब इस फैसले के पक्ष में आ चुके हैं। Therefore, there is nothing wrong in the decision of the JNU in giving a leadership program on the basis of Ramayana and Mahabharata, and opposing is something foolishness. ये वेबिनार 2 और 3 मई को शाम में होगा। वेबिनार में यूनिवर्सिटी के छात्र और फैकल्टी ही भाग ले सकेंगे। वीसी का कहना है कि 1946 में महात्मा गांधी ने कहा था, भगवान राम अपने आप में गुरु और स्वामी हैं। भगवान श्री राम अकेले महान हैं। भगवान राम जैसा या उनसे बड़ा कोई नहीं। विपरीत परिस्थितियां होने पर भी मनुष्य को सत्य, धर्म, एकता और न्याय पर बने रहना चाहिए। इन्हीं मूल्यों पर वेबिनार के विषय का चयन किया गया है, जबकि विरोधियों को इसमें वीसी और सरकार की साजिश दिखाई दे रही है। आज तक ब्यूरो। ऐसे भी आजकल विवाद के लिए बस एक बहाने की आवश्यकता होती है, लेकिन एक ऐसा विवाद जो कोरोना काल में सबके जहन में है, वो है जो चीन और अमेरिका के बीच विवाद हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन आज जो हम आपको खबरदार में दिखा रहे हैं उसमें दोनों अलग अलग साफ साफ दोषी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात चीन की ही कर लेते हैं, क्योंकि चीन से अब खबर यह आ रही है कि वहां पर शुरुआती 6 दिनों में संक्रमण की जो सूरत थी, जिस तेजी से वो संक्रमण फैला था कोरोना का, उसे चीन ने छुपाया। हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको ये सारी तस्वीर दिखाते हैं। एसोसिएटेड प्रेस और कुछ एक्सपर्ट्स ने चीन में कोरोना वायरस फैलने से जुड़े कुछ दस्तावेज एक्सेस किए हैं। इनसे यह बात पुष्ट हुई है कि चीन ने 6 दिन तक कोरोना वायरस के तेजी से फैलने की खबर को दबाया, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए। दुनिया को हल्का हल्का अंदाजा हो गया था कि चीन का वुहान शहर कोरोना वायरस का एपिसेंटर है, लेकिन चीन ने 6 दिन तक इस खबर पर मिट्टी डालने की कोशिश की। 20 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश के लोगों को कोरोना के बारे में आगाह किया, लेकिन सच यह है कि 14 जनवरी से ही वहां पर हालात बिगड़ने लगे थे और सिर्फ 6 दिनों में 3000 से ज्यादा लोग कोरोना के मरीज बन गए थे। चीनी अधिकारियों को सब कुछ पता होने के बावजूद वुहान में एक आलीशान दावत हुई थी, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे और लूना न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इधर उधर भी चले गए थे। जनवरी की शुरुआत में वुहान में संक्रमण के करीब 100 मामले थे, लेकिन 23 जनवरी को शहर के लॉकडाउन होने तक हालात बेकाबू हो गए थे। इसीलिए आज दुनिया में कोरोना के 31 लाख से भी अधिक मरीजों का गुनहगार चीन है। 2,19,000 मौतों का जिम्मेदार चीन है। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में लाशें बिछाने वाला चीन है। दुनिया को लॉकडाउन के लिए मजबूर करने का जिम्मेदार चीन है। दुनिया की अर्थव्यवस्था को पाताल में पहुंचाने वाला चीन है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन बातों को सुनकर तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठते हैं तो वो भड़क उठते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अमेरिका में लापरवाही के कारण वहां पर कोरोना का जो संक्रमण था वो बेकाबू होता चला गया। CIA की तरफ से इस बात का खुलासा भी किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से अमेरिका में अब तक 59,266 लोगों की मौत हो चुकी है। 10,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। मौतों का यह आंकड़ा 20 साल चले वियतनाम युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या से भी ज्यादा है। 1955 से 1975 तक चले वियतनाम युद्ध में अमेरिका के करीब 58,000 सैनिक मारे गए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस 20 साल से ज्यादा समय तक चलने वाले युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या पहले विश्व युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या से भी आगे निकल चुकी है। दरअसल अगर अमेरिका अपने जश्न को बड़े शान से मनाता है, अगर 4th of जुलाई उसके लिए बहुत अहम है, तो अपने दर्द को भी वो याद रखता है। वियतनाम वॉर ऐसा ही एक दर्द था। अमेरिकी सैनिकों की इतनी बड़ी संख्या में शहादत को जो अमेरिकी हैं वो आज भी याद रखते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि उस मौत के आंकड़े को पार कर गया है कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने यह बात सार्वजनिक कर दी है कि कोरोना वायरस को लेकर 12 बार चेतावनी दी गई, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हर बार इन्हें नजरअंदाज कर दिया और अब महामारी ने अमेरिका को जकड़ लिया है। CIA के अधिकारियों ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट से यह बात कही है। CIA के अधिकारियों ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा कि जनवरी और फरवरी में ट्रंप को बार बार बताया गया कि चीन में फैल रहा कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत खतरनाक है और चीन यह बात छुपा रहा है, लेकिन ट्रंप ने ध्यान नहीं दिया। वो कोरोना वायरस की खबर को नजरअंदाज करते रहे। 26 फरवरी को ट्रंप ने कहा था कि 2 दिन में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, आंकड़ा 0 के करीब चला जाएगा, जबकि उस समय कोरोना वायरस का कम्युनिटी संक्रमण शुरू हो गया था और किसी को पता ही नहीं था। 10 मार्च को ट्रंप ने कहा चिंता मत करिए, यह वायरस चला जाएगा और इसके बाद WHO ने कोरोना वायरस को विश्वव्यापी महामारी घोषित कर दिया। इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अफसरों ने भी ट्रंप को चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया जब तक पानी सर से ऊपर नहीं निकल गया। दूसरी तरफ ट्रंप का तर्क यह है कि अमेरिका में दुनिया भर के देशों के मुकाबले ज्यादा टेस्ट हुए हैं, यही वजह है कि अमेरिका में कोरोना के ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमण से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सबसे ज्यादा प्रभावित है। अकेले न्यूयॉर्क में संक्रमण के 3 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 22,000 की मौत हो चुकी है। न्यू जर्सी में भी संक्रमण के 1 लाख से ज्यादा केस सामने हैं। यहाँ 6,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। न्यूयॉर्क को आप दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट कह सकते हैं। और अब आज की उस सबसे दुखद खबर का जिक्र हम करते हैं जब अदाकारी की दुनिया का एक चमकता सितारा हम सबको छोड़कर चला गया, इरफान खान। इरफान खान की उम्र महज 53 साल। इस उम्र में बीते 2 सालों से वो एक ऐसे कैंसर के एक ऐसे तरीके से वो ग्रस्त थे जिसने उन्हें इतना बीमार कर दिया। उससे जूझकर वो वापस लौटे। उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग भी दोबारा की, लेकिन उसके बावजूद आज खबर यही आई कि इरफान खान नहीं रहे। अभी भी थिएटरों में उनके वो पोस्टर चस्पा हैं जो लॉकडाउन से ठीक पहले उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। लेकिन आज एक चिट्ठी हम आपको दिखाएंगे, हम एक चिट्ठी दिखाएंगे इरफान खान की, जो 2 साल पहले 2018 में मौत के इस एहसास से जान पहचान होते ही उन्होंने लिखी थी। तब वो लंदन में थे। उन्होंने अपनी एक चिट्ठी में मौत के एहसास को भावुक शब्दों से परिभाषित किया था। इरफान की विरासत, उनकी फिल्में, उनकी एक्टिंग तो है ही, लेकिन संसार के नाम उनकी ये चिट्ठी भी किसी विरासत से कम नहीं है। 2018 में लिखी उनकी ये चिट्ठी और इसी साल 2020 की फरवरी में रिलीज हुआ उनका एक ऑडियो संदेश हम आपके सामने रख रहे हैं। इन दोनों में ही सीखने को बहुत कुछ है। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, इरफान ने ये संदेश अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की रिलीज से पहले जारी किया था। इस संदेश में भी फिल्म के प्रमोशन से ज्यादा जिंदगी की कीमत और मौत से नजदीकी के एहसास से पैदा हुए बोल थे। उनसे वार्तालाप चल रहा है।
देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। 2018 से ही इरफान के मन और उनके विचारों में मृत्यु का बोध आ गया। उन्होंने लंदन में अपना इलाज करवाते हुए एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने संसार को संबोधित किया है, आपको संबोधित किया है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला कि मुझे न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर है। मैंने पहली बार ये शब्द सुना था। खोजने पर मैंने पाया कि इस शब्द पर बहुत ज्यादा शोध नहीं हुए हैं, क्योंकि ये एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था का नाम है। अभी तक अपने सफर में मैं तेज मंद गति से चलता चला आ रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने और मंजिलें थी। मैं इनमें डूबा हुआ बढ़ा जा रहा था कि अचानक टीसी ने पीठ थपथपाया और कहा, आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज उतर जाएं। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। जवाब मिला, अगले किसी भी स्टॉप पर आपको उतरना होगा, आपका गंतव्य आ गया। अचानक एहसास हुआ कि आप किसी कॉक की तरह अनजान समंदर में अनजानी लहरों पर बह रहे हैं। लहरों को काबू करने की गलतफहमी लिए इस डर से घबराकर मैं अपने बेटे से कहता हूं कि मैं डर और बदहवासी की हालत में नहीं जीना चाहता। मुझे किसी भी सूरत में मेरे पैर चाहिए जिन पर खड़ा होकर मैं जी पाऊं। मैं खड़ा होना चाहता हूं। ऐसी मेरी मंशा थी, मेरा इरादा था। इसके बाद बेइंतहा दर्द हुआ। यह तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन अब दर्द की तीव्रता समझ आ रही थी। कोई चीज काम नहीं आ रही, ना कोई सांत्वना, ना कोई प्रेरणा। पूरी कायनात उस दर्द के पल में सिमट आई थी। दर्द खुदा से बड़ा और विशाल महसूस हुआ। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हूं, उसमें बालकनी भी है। बाहर का नजारा दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क की एक तरफ मेरा अस्पताल है और दूसरी तरफ लॉर्ड्स स्टेडियम, जहां विवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता हुआ पोस्टर है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। उसे देखने पर एक बार तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर यह एहसास हुआ कि जिंदगी वो सड़क है जिसकी एक तरफ अस्पताल है और दूसरी तरफ स्टेडियम। सब कुछ अनिश्चित है और मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि अपनी शक्ति को पहचानूं। इस एहसास ने मुझे समर्पण और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, ये चाहे जहां ले जाए, या आज से 4 महीनों बाद या फिर 2 साल बाद। इसके साथ ही मेरी सारी चिंताएं दिमाग से बाहर निकल गईं। पहली बार मुझे आजादी का एहसास हुआ। इस कायनात की करनी में मेरा विश्वास ही पूर्ण सत्य बन गया। उसके बाद लगा कि वो विश्वास मेरे शरीर के हर सेल में घुस गया है। सारी दुनिया के लोग मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं। मैं जिन्हें जानता हूं और जिन्हें नहीं भी जानता, वो भी अलग अलग जगहों और टाइम जोन से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं मिलकर एक हो गई हैं। एक बड़ी शक्ति जीवन की धारा बनकर मेरी रीढ़ की हड्डी से मुझ में प्रवेश कर गई है और सिर तक पहुंच गई है। ये ऊर्जा अंकुरित होकर कभी कली, कभी पत्ती, कभी टहनी और कभी शाखा बन जाती है। लोगों की सामूहिक प्रार्थना के इस असर में मुझे एक नई दुनिया दिख रही है। मुझे एहसास होता है कि ये जरूरी नहीं कि लहरों में बहने वाले का उस पर नियंत्रण हो। जीवन ऐसा है जैसे आप कुदरत के पालने में झूल रहे हो। ये शब्द, ये सोच और ये लाजवाब अदाकारी। मैं आपको 2016 का एक इंटरव्यू दिखाना चाहती हूँ। दरअसल उस समय आज तक की खास प्रस्तुति के तहत 2 बड़े कलाकारों को एक साथ एक मंच पर लाता था और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, एक दूसरे का लगभग आप समझ लीजिए इंटरव्यू लेते थे। 2016 के उस इंटरव्यू में मैं भी मौजूद थी। नसीरुद्दीन शाह एक तरफ इरफान खान। उस समय उनके शरीर में बीमारी का नामो निशान नहीं था। देखिए इस इंटरव्यू का अंश। When I thought of becoming an actor, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि यार अटेंशन मिलेगा और लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ आएगा। हाँ बिल्कुल, लड़कियों से मिलने को लड़कियों। लेकिन इन द प्रोसेस हुआ क्या कि जब आप ड्रामा स्कूल गए एंड जब पहली बार आपको पता चला कि एक्टर बनने के लिए आपको अपने आप को स्टडी करना पड़ता है, आप जो है इतने इन्फ्लुएंसेस से बने हुए हैं, आप देन सडनली अनरेवलिंग ऑफ योरसेल्फ, देन यू नो दूसरी चीज़ें धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हो गई। जस्ट टू एक तो कि अटेंशन आपको मिलेगा वो चीज़ थी, लेकिन उसके साथ जो नया एक चैप्टर ऐड हुआ टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ वाज आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम इन दिस प्रोफेशन सो दैट आई कुड स्टडी माई सेल्फ। अदरवाइज अगर मैं कोई और
प्रोफेशन में होता तो मेरा ध्यान कभी इस पे जाता ही नहीं कि एक ऐसी भी चीज होती है जहां आपको अपने आप को देखना होता है। और नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।